इस बार के सवाल जो है पिछले बार के सवाल से आसान थे या फिर कठिन रहे? तो मुझे लगता है 4 से 6 प्रश्न ऐसे हैं इस बार जो प्रश्न विलोपित हो सकते हैं। विलोपित हो सकते हैं या विवाद के कारण बनने के आधार बन सकते हैं। 100 में से अगर मान लीजिए 60 प्रश्न बहुत आसान है, 20 प्रश्न मॉडरेट है और 20 प्रश्न डिफिकल्ट है, तो आप ये मान के चलिए अगर 60 के 60 आसान वाले हैं तो आपका कट ऑफ 115 के आसपास एटलीस्ट कम से कम रहे। बिना विवाद और बिना चर्चे के CGPSC अपने पेपर कंडक्ट कर पाए ये लगभग नामुमकिन है। मज़ेदार प्रश्न क्या है? तो मज़ेदार प्रश्न में आप शुरुआत करते हैं तो उसमें देखिएगा, आँखी करवाना। आँखी करवाना, आँखी करवाना, करवाना हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, आँखी करवाना, ठीक है। नींद आना जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ठीक है। आँखी रमंजना, ठीक है। अब ये आपके जीएस का पार्ट है। अब इस बार उन्होंने कह दिया कि अब इस बार हम लोग जब मॉडर्न पहनते हैं, दूल्हा दुल्हन जो है, तो वो कौन सा 35 बना कि हम लोग जब प्रीलिम्स की बात करते थे, और आज भी मैं कहता हूँ इसको छठवीं एग्जाम कहता हूँ। बेरोजगारी का द्वंद छुपाने के लिए CGPSC की तैयारी चल रही है। रियल एस्पिरेंट तो आज भी मैं कहता हूँ 10-15 बेरोजगारी के दर्द को छुपाने के लिए मैं तो यही आज भी कहता हूँ, बेरोजगारी के द्वंद और डर को छुपाने का आधार बन गया है एग्जाम देना। छत्तीसगढ़ में जो बच्चे अधिकारी बनने के लिए, DSP बनने के लिए, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आज उस परीक्षा की CGPSC प्री परीक्षा आज हो गई है। प्री परीक्षा होने के बाद में हम एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं। मुरली मनोहर सर हैं, पिछले कई वर्षों से बच्चों को CGPSC की कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ से इस कोचिंग संस्थान से हर साल कितने ही बच्चे अधिकारी, DSP और डिप्टी कलेक्टर बनकर निकलते हैं। तो मुरली मनोहर सर से फिर आज हम बातचीत करेंगे, पूरी बातचीत होगी इस पेपर को लेकर। कितने प्रश्न विलोपित हुए हैं, कौन कौन से मजेदार प्रश्न हैं इस बार परीक्षा में पूछे गए थे, कितने आसान थे और कितने कठिन थे, सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी सर, इस बार CGPSC की प्री परीक्षा जो है हो गई है, कैसा रहा परीक्षा? परीक्षा का अगर देखें तो इस बार भी कुछ नया नहीं दिखा जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेपर का जो स्तर था बिल्कुल विगत वर्ष की तरह ही रहा है। बहुत इनोवेटिव पेपर नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल पेपर आते हैं, स्टैटिक जैसे पेपर होते हैं, उसी क्रम पे ही इस बार का पेपर रहा है। जब भी CGPSC की परीक्षा होती है उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि इस बार पेपर में क्या गड़बड़ी हुई, ऐसा कुछ रहा कि आपको लगा इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई हो? आपको लग रहा है कितनी पारदर्शिता इस परीक्षा में बरती गई है? देखो, बात पारदर्शिता की रही तो वो तो एक अलग विषय है ना। पारदर्शिता की बात थोड़ा उसको हम अभी साइड रखते हैं। पेपर जो इस बार बनाया गया है तो उसमें क्या हुआ कि जो मॉडल आंसर आने के बाद विवाद पैदा होते हैं, पहला तो, और दूसरा है कि अभी प्रथम दृष्टता में अगर देखें तो कितने प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हो सकते हैं, ये प्रश्न हो सकता है। तो मुझे लगता है 4 से 6 प्रश्न ऐसे हैं इस बार जो प्रश्न विलोपित हो सकते हैं या विवाद के कारण बनने के आधार बन सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे 6 प्रश्न हैं, 4 से 6 प्रश्न लगभग ऐसे हर साल होते हैं। पिछले बार से तो थोड़ा ठीक ही है। मैंने कहा ना, असली विवाद का जो असर जो दिखता है ना, वो इनके मॉडल आंसर आने के बाद दिखता है। ऐसा मॉडल आंसर अभी आया नहीं है, अभी आज पेपर हुए हैं। हाँ। और संभवतः 7 दिन या कुछ दिनों के बाद में ये लोग मॉडल आंसर देंगे और वहां से फिर जो विवाद है वो पैदा होता है। मूलतः रूप से देखा जाए तो अभी फिलहाल सही है सारी, फिलहाल ठीक है। ऐसा सर, अब सवाल पे आते हैं हम। इस बार के सवाल जो है पिछले बार के सवाल से आसान थे या फिर कठिन रहे हैं? इसको 2 अलग अलग सेगमेंट में हम ले जाते हैं। एक ले जाते हैं सेगमेंट जो है छत्तीसगढ़ जीएस को लेकर, और दूसरा है इंडियन जीएस को लेकर। छत्तीसगढ़ जीएस की अगर हमें बात करूं तो छत्तीसगढ़ जीएस में शायद ही ऐसे कोई प्रश्न होंगे जो बहुत ज़्यादा बच्चों को पजल्ड किए होंगे। जो मेरा अनुमान है और आकलन मेरा है उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ जीएस में 36 प्रश्न जो हैं वो इजी या बिलो मॉडरेट के रेंज में हम ले जा सकते हैं। मतलब 36 क्वेश्चन को बच्चा आसानी के साथ, जिसने पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लाख फॉर्म भरे तो 1 लाख की बात करूँ, मैं उन 10,000 बच्चों की बात करूँ जो वास्तु तैयारी करते हैं, उनके लिए 36 क्वेश्चन बहुत आसान होगा। 7 प्रश्न जो है मॉडरेट क्यों कि उसको अगर एलिमिनेशन मेथड या बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा होगा लड़का तो बना लेगा। 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट थे छत्तीसगढ़ को लेकर। हाँ, तो ओवरऑल मान के चलो 40 प्रश्न तक बच्चा आसानी के साथ नंबर गेन कर सकता है छत्तीसगढ़ में। अब बात करें हम इंडियन जीएस पर, दोनों अलग अलग, थोड़े से मैंने कहा कि दोनों अलग अलग है, परंतु हमारे यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो मूलतः छत्तीसगढ़ जीएस ही होता है।
छत्तीसगढ़ जीएस, मतलब सीजीपीएससी में मूल जो आधार बनता है वो छत्तीसगढ़ जीएस में 50 क्वेश्चन है 100 में से। हाँ हाँ। अब बात करें हम लोग इंडियन जीएस की, तो मेरे आकलन में 8 से 9 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटियन से आए हुए हैं। इंडियन पॉलिटी से। हाँ। और इंडियन पॉलिटी के आधे प्रश्न बहुत टफ क्वेश्चन में से एक है। ऐसा आधे क्वेश्चन बहुत मतलब टफ? 8 में से 4 प्रश्न जो हैं वो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान कर सकते हैं। हिस्ट्री में, लगभग हिस्ट्री में उनके फिलॉसफी को जोड़कर, फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र को जोड़कर लगभग 13 से 14 प्रश्न हमें दिख रहे हैं। हाँ हाँ। जिनमें 8 प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 14 में से। मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। यस और नो के खेल में है वो, ठीक है। और 6 जो प्रश्न बच जाते हैं उस पर हो सकता है बच्चा एलिमिनेट मेथड अगर आता है उसको और उसने इन डेप्थ तैयारी की है तो वो मुझे लगता है कि हिस्ट्री के पेपर में भी वो अपने आप को सस्टेन करा लेगा। दूसरी बात करते हैं हम, अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में लगभग इसके इन्वायरमेंट को, सेक्शन को जोड़ दिया जाए और थोड़ी करंट की चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट को और मिसलनेस को जोड़ दिया जाए तो 11 प्रश्न मुझे दिख रहे हैं, 11 से लेकर 14 प्रश्न। इन्वायरमेंट में इस बार 5 प्रश्न हैं टोटल, जिसमें ज्योग्राफी को भी जोड़ दिया जाए तो और बाकी मिसलनेस को जोड़ दिया जाए तो, जिसमें 5 में से 3 प्रश्न डिफिकल्ट हैं और 2 प्रश्न आसान हैं। और वैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल पे है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, कुछ प्रश्न डायरेक्ट, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। एक वैसे ही हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हर साल की तरह कुछ नया नहीं दिखता है हमारे यहाँ। पिछली बार तो इकोनॉमिक्स में कम से कम डेप्थ जाने की कोशिश की थी इन्होंने, इस बार इकोनॉमिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं। 2 प्रश्न आए हैं और 2 इकोनॉमिक्स सर्वे से आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ने की जुगुत्सा और मनसा क्यों ही रखी। अब बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, करेंट अफेयर की बात करें। करेंट अफेयर में 2 प्रश्न जो थे स्पोर्ट्स से जो रिलेटेड थे वो काफ़ी अच्छे थे और बाकी प्रश्न जो हैं असत नॉर्मली थे, कुछ नया नहीं था। कुछ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या इंटरनेशनल रिलेशंस या बायलैटरल ट्रीटी, फॉरेन डिप्लोमेसी या भारत के विजन 2047 या और बहुत सारी बातें हैं जो अभी करेंट के मुद्दे में आपने सुना, देखा, युवा दिवस मना रहे थे, जो चीज़ें चल रही हाँ हैं, चल रही थी, वो सारी चीज़ें प्रश्न में गायब है, ठीक है। और बात रही जनरल अवेयरनेस के साथ साइंस की बात करें तो साइंस में मुझे लगता है कि 3 प्रश्न आए थे और तीनों प्रश्न ही अच्छे खासे टफ थे। ऐसा? हाँ, तो इसमें मेरा आकलन है, मैं अपने बच्चों की जैसे 12-20 के बाद लगभग 2 बजे तक लगभग 35 से 40 बच्चे इमीडिएट हमारी उनसे बातें हुई है ना, किसी न किसी माध्यम से। तो उनका ये मानना है कि 26 से लेकर 30 प्रश्न जो हैं इंडियन जीएस में बहुत आसान है उनके लिए। वो हमारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी जो एक्सपर्ट, जो मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, अभी और भी बच्चे हैं, अभी 200 और कम से कम 200-250 भी और हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का में फीडबैक मिलेगा तो और बहुत क्लियरिटी आएगी। पर प्रथम रुझान में अगर बात करूँ तो मेरे अनुसार से 26 से 30 प्रश्न जो है इंडियन जीएस में आसान थे। और मॉडरेट लेवल की बात करें तो मॉडरेट में 7 क्वेश्चन तक और खींच सकता है बच्चा, मतलब ऑन एवरेज 35 क्वेश्चन तक एनी हाउ आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकता है इंडियन जीएस में। और छत्तीसगढ़ जीएस में 42 से लेकर 45 तक, क्योंकि जैसा पेपर आया है वैसे तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे पेपर में तो हमारी स्ट्रैटेजी भी थी कि जितना हो सके उतना बनाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आपने देखा 136 नंबर, 138 नंबर 200 में से, तो ये तो मतलब चमत्कारी का अवस्था ही है ना। इस बार भी कट ऑफ ऐसा ही आने वाला है, बोला कट ऑफ बहुत जल्दबाजी हो जाएगा बोलना, बट इतना तो अश्योर्ड है कि 125 से नीचे नहीं है कट ऑफ, 125 से नीचे ये हम लोग के इस 3-4 घंटे आकलन में विभिन्न आयाम को मैंने चेक किया, अलग अलग पेपर निकाले, अलग अलग हमने जैसे एक पॉइंट पे हमने अपनी बातें रखी कि बेसिक क्वेश्चन कितने हैं, कौन सा बेसिक क्वेश्चन में आएगा, कौन सा मॉडरेट में आएगा और कौन सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं बेसिक क्वेश्चन अगर पूरे जोड़ दिए जाए और उसमें एक भी गलती नहीं निकाली जाए, वही कट ऑफ होता है हमारा। मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझाता हूँ। 100 में से अगर मान लीजिए 60 प्रश्न बहुत आसान है, 20 प्रश्न मॉडरेट है और 20 प्रश्न डिफिकल्ट है, तो आप ये मान के चलिए अगर 60 के 60 आसान वाले हैं तो आपका कट ऑफ 115 के आसपास एटलीस्ट कम से कम रहेगा। इस बार क्योंकि संख्या थोड़ी ज़्यादा है आसान की, तो क्योंकि 130-135 नंबर तक आसान क्वेश्चन मुझे दिख पा रहे हैं, तो मेरा मानना है 5 में उसमें कम कर दूँ, 125 नंबर तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। कट ऑफ जो जाएगा, सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे जो महाशय हैं जो मॉडल आंसर निकालेंगे
तो वो लोग कितने क्वेश्चन को अर्थ कनर्थ लेते हैं उस पर भी एक डिपेंडेंसी है ना। इसलिए कहा कि अगर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिया जाए एनसीईआरटी के बेसिस पर, इग्नू के नोट्स के बेसिस पर, हमारे क्लासरूम के नोट्स के बेसिस पर, जो हम बहुत ऑथेंटिक लेवल पे बच्चों को लिखाते हैं, उन सब के बेसिस पे लिया जाए तो 125 तो मैं मानूंगा, उससे नीचे तो नहीं आएगा जनरल का। सर जब सीजीपीएससी की परीक्षा होती है, प्री परीक्षा होती है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत मजेदार रहते हैं। जी बिल्कुल, जिन सवालों पर खूब चर्चा होती है, ऐसे कोई सवाल इस परीक्षा में रहे हैं सर? बिल्कुल, मतलब बिना विवाद और बिना चर्चे के सीजीपीएससी अपने पेपर कंडक्ट कर पाए, ये लगभग नामुमकिन है। अब मैं इसमें आपको बताऊं, हम लोग एक बड़ा चर्चा का विषय समझिएगा, जो भाषा होती छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा, उस भाषा को हम लोग रखते सीसैट में। इन महाशयों ने लगभग मिसेलिनियस पार्ट और भाषा से लगभग, मिसेलिनियस पार्ट के साथ कह रहा हूँ मैं, फिर भी आप रखिएगा, लगभग 8 प्रश्न पूछे जीएस में। तो ये विचारणी है, अगर भाषा, या तो फिर आप लिख दीजिए कि जीएस में भाषा आएगा, तो बच्चा क्या मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, एकदम है ना। तो ये विवादित है, इसके अंदर विवाद पर बाद में बात करेंगे। और हम हाँ। दूसरी बात, सेट नंबर 1 की बात करूँ मैं, मेरे पास हाथ में चारों सेट है, मैं एक सेट को यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 को हम मान के चलते हैं, सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 1 से लेके 50 हम इंडियन जीएस लेके चलते हैं, और 51 से लेके 100 को ये सीजीएस, क्योंकि पैटर्न ऐसा बना होता है, और हम लोग 2012 से इसको देखते आए हैं। जी। तो इन्होंने 83 में पूछा है, धान का झुलसा रोग एक होता है, मतलब इंग्लिश में बताओ तो राइस ब्लास्ट, एक आपका डिसीज होता है, ठीक है। अब ये बताओ, ये धान में जो रोग लगता है, ये छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट कैसे होगा? या तो एग्रोटेक की बात होगी, एग्रीकल्चर में आता, या तो इसको साइंस में रखते आप। अब इसको आप छत्तीसगढ़ जीएस में डाल दिए हैं। एक प्रश्न तो ये है मजेदार में। अभी दूसरा मजेदार क्वेश्चन और इसमें बताता हूँ आपको, जो आपको देखने में और सुनने में बड़ा मजा आएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 90, सिरोपाव। सिरोपाव का एक शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। और सिरोपाव क्या है? तो भैया ऐसा है, अवधी भाषा में सिरपाव ऐसे कहते हैं कि ऊपर के बिंदिया से लेकर नीचे के बिछिया तक सब कुछ पहना जाने वाला वस्त्र को या आभूषण को हम लोग सिरोपाव कहते हैं। सिरोपाव। अब ये बताओ, सिरोपाव किस में लाए हम लोग? इसको हिंदी में लाए कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लाए, कि अब अगली बार से अवधी और बघेली पढ़ के जाए? तो मुझे लगता है कि पेपर बनाने वालों को इतनी समझ तो होगी कि कहाँ के प्रश्नों को कहाँ अवस्थित करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ कि आप कैसे प्रश्न दें, परंतु सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से प्रश्न को सफिक्स करना और प्रीफिक्स करना है। एकदम सही। तो ये मैं बहुत ऊपरी तल पर इस चीज़ को बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपने कहा कि मज़ेदार प्रश्न क्या है, तो मज़ेदार प्रश्न में आप शुरुआत करते हैं, तो उसमें देखिएगा, आँखी करवाना। हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आँखी करवाना, ठीक है। नींद आना, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, ठीक है। आँखी रमंजना, ठीक है। अब ये आपके जीएस का पार्ट है। अब ऐसे जीएस में और आपको ले जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब पिछली बार भाई साहब ने पूछा सीजीपीएससी ने कि हम लोग जब मड़वा गड़ाते तो कौन सी लकड़ी का मड़वा के नीचे हम लोग मगरोहन करते हैं। अब इस बार उन्होंने कह दिया कि अब इस बार हम लोग जब मोरन पहनते हैं, दुल्हा दुल्हन जो है, तो वो कौन सा पत्ती से बनाते हैं? तो भैया छत्तीसगढ़ का जनजाति कला संस्कृति इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा आयाम है। आप इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न उठाइए, वो कहाँ उठा के रखे, शादी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं लग रहे हैं। तो इस बार क्या सवाल है शादी से रिलेटेड? वही बताया कि आप लोग जो मोर पहनते हैं, अब वो छींद का पत्ता है, कौन नहीं जानते इसको? उसको पूछ रहे हैं। तो भाई जो मोर पहनते हैं वो कौन से पत्ते का? अब उसको मोर बोलो, है ना। आजकल के नए आपने जामा में और कुछ बोल दो, परंतु पहनना तो वही है। एकदम सही बात। अब ऐसे प्रश्न देकर वो अपने कह सकते हो जनजाति कला संस्कृति के जो स्टैंडर्ड है उसको गिराने का काम करते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न बता रहा हूँ। अब आप ये और हम ये सोचते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो कि करेंट अफेयर थोड़े डायनेमिक हो, थोड़े स्टेटमेंट वाले हो, थोड़े असर्शन वाले हो, जिससे क्या है ना कि जो सतही स्तर का बच्चा होता है वो कट जाता है, छट जाता है। और आपको मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि हम लोग जब प्रीलिम्स की बात करते थे, और आज भी मैं कहता हूँ, इसको छटनी एग्ज़ाम कहता हूँ। छटनी का मतलब ये है योगेश जी, 1 लाख 1.25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। अब उनमें से 90,000 तो ऐसी ही है, मान के चलिए नाम मात्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी का द्वंद छुपाने के लिए सीजीपीएससी की तैयारी चल रही है,
रियल एस्पिरेंट तो आज भी मैं कहता हूँ 10-15 हज़ार। बेरोजगारी के दर्द को छुपाने के लिए मैं तो यही आज भी कहता हूँ, बेरोजगारी के द्वंद्व और डर को छुपाने का आधार बन गया है एग्जाम देना। ये बात शायद थोड़ी कड़वी है, मगर एक शिक्षक होने के साथ एक सफल नागरिक भी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन जैसा है तो अच्छी बात है, अच्छा है। और असली जो खेल होता है ना एग्ज़ाम का, वो मेंस की परीक्षा होती है, उसमें आपको टॉप 50 में आना है। 3500 में आने से बढ़िया बात है, वो एक खुशी की बात है, और हर किसी को सफलता का जो रस है वो सदैव ही अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2020 की पॉलिसीज़ को, अब आपको पूछा है कि बजट में जो वो था थीम था हमारा, वो क्या था। अरे सबसे पहला मतलब आपके बजट भाषण का पहला शब्द माननीय वित्त मंत्री जी ने ज्ञान से दिया है, उसको पूछ रहे हो आप पूछते बजट में कई अलग अलग आया, आप पूछते फॉरेन डिप्लोमेसी पॉलिसी क्या थी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम क्या था। तब इससे क्या होता है ना कि 90% बच्चा साइड हो जाता है, और 10% जो बच्चा जिसने एकदम स्टैंडर्डाइज फॉर्म पढ़ाई किया है वो अपने आप को लीड कर लेता है। तो ये यूपीएससी के पैटर्न को मैं अभी अपने बात रखी तो मैं बता रहा हूँ कि जब हम बार बार कह रहे थे कि यूपीएससी का पैटर्न, हम सीजीपीएससी को यूपीएससी के पैटर्न पे ले आएंगे, ऐसे पे प्रश्न पत्र के साथ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएससी का पैटर्न नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और बच्चे इस बात को लेकर खुश ना हो कि पेपर आसान हो रहा है। बेटा ये एग्जाम में 99% लाने की बात नहीं है, इसमें कट ऑफ निकालना है। कट ऑफ 80 आए, कट ऑफ 140 आए, नंबर तो 3500 ही जाने है ना। और 126 नंबर ला के 138 नंबर ला के अगर 135 कट ऑफ जा रहा है तो आप फेलियर ही कहलाएंगे। फेल तो फेल, पास तो पास। उसमें ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि 4 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुक गया। इसलिए ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना है, अब बहुत ज़्यादा पढ़े हुए बच्चे उनको उत्साहित भी नहीं होना है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आपको यूपीएससी के लेवल पे ले जाना है, और ये इसलिए वक्त तो मैं इसलिए रह रहा हूँ, ये मेरी मन की पीड़ा भी है। इस बार जब आईएएस का कैडर अलॉटमेंट हुआ, 180 बच्चे जहाँ तक आईएएस इस बार पूरे भारत में बिखेरे गए, मतलब बांटे गए। मैं पूरी लिस्ट देख रहा था, उस लिस्ट में आप मानेंगे नहीं योगेश जी, एक भी छत्तीसगढ़ का बच्चा आईएएस नहीं है इस बार, एक भी नहीं। हम 28 राज्यों के अगर जब पॉपुलेशन के आधार पर भी देखें तो कम से कम 4 आईएएस तो बनने के लायक हैं हम। तो कहाँ कमी जा रही है? चाहे शिक्षकों से कमी जा रही है, हमारी व्यवस्था से कमी जा रही है, या सब ऐसा नहीं, हम भी दोषी हैं उसके, शिक्षकों के नाते हम भी दोषी हैं कि हम वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि अब ऐसे प्रश्न पत्र के बाद ना बच्चा यूपीएससी को सोच नहीं पाता है। आप पेपर को टफ रखिए, पेपर को एकदम टफ का मतलब स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। इससे बच्चा क्या करता है, वो कंपेयर करता है, यूपीएससी में तो ऐसे ही पूछता है, एकदम राइट। तब वो क्या ना उसमें ललकित होगा। क्यों, कब तक हम चंडीगढ़ के, केरला के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, आपके दिल्ली के और आपके यूपी के बच्चों को ही देखते रहेंगे आईएएस में? हम कब देखेंगे अपने बच्चों को? एकदम सही बोल रहे हैं सर, है ना। ये मुझे लगता है कि हर एक स्तर पर गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करने की आवश्यकता। सर इससे मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ है जी। जैसे छत्तीसगढ़ में हम 2-3 साल से लगातार हम बातचीत करते आ रहे हैं, हर साल ऐसा हम देखते हैं कि ऐसे 5 से 6 प्रश्न विलोपित होते ही हैं। सर मेरा एक सवाल है निजी तौर पे, यूपीएससी जो होता है उसमें ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी में कोई सवाल विलोपित हो रहे हैं? यूपीएससी में ना तो आपके मॉडल आंसर की व्यवस्था है और ना ही उसमें दावापत्ती की व्यवस्था है। उन्हें अपने संस्थान पर पूर्ण यकीन है, आप ये समझिएगा। मतलब अगर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, चारों सही हैं, वो कुछ भी करके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेगा, उसमें आपको विवाद करने की स्थिति पैदा नहीं कर पाएगा। और पेपर इतने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए जाते हैं कि मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन वहाँ भी दिक्कत है, ऐसा नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में वहाँ भी मेंस में ऐसी दिक्कतें आती हैं, इवन तो प्रीलिम्स में भी आते हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। और वहाँ पे इंग्लिश को सर्वमान्य मान लिया जाता है। तो आप समझिएगा उसमें आप प्रश्न पे दावापत्ती लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि वो शायद उस वैसा निकालते हैं पेपर को। आप वहाँ की बात नहीं, आप बाकी जगहों पर भी बात कीजिए। और भी अच्छे अच्छे राज्य हैं जो अपने पेपर को वैसा बना के रखते हैं। हम भी इस बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मॉडल आंसर आएगा, इतने सलीखे से वो लोग मॉडल आंसर दे कि हमारे बच्चे कोर्ट कचहरी और आपके पीएससी के ऑफिस में आने की ज़रूरत और जहमत न करें। मॉडल आंसर के लेकर तो इतना तो कम से कम हम उम्मीद रखते हैं सरकार से, I mean, आपके आयोग से।
तो आयोग इस चीज़ को कम से कम इस बार सिद्ध करेगा कि मॉडल आंसर इस बार शानदार हो। सर सवालों पे ध्यान देते हैं सर, बिल्कुल। सवालों पे बातचीत करते हैं आप। जरूर। तो मैं आपके इंडियन जीएस से शुरुआत करता हूँ। जी सर, जी सर। है ना, इंडियन जीएस हमेशा एक चर्चा का विषय भी रहता है। हाँ हाँ, इंडियन जीएस से शुरुआत करते हैं। और जैसे मैं सेट ए को अपने रेफरेंस में रखा हूँ, आप लोग अपने अपने सेट को अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस में रख सकते हैं। जी जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था वो एनजेक को लेकर आया था, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि बहुत पुराना प्रश्न है और इस प्रश्न का अगर हम देखें तो आंसर हम लोगों ने डी लिया है। मैं पूरा इसका एलिब्रेशन पूरा दूंगा। अब इसको आपको देखने के लिए बहुत आसान था ये प्रश्न। एनजेक कमेटी को अगर आप अमेंडमेंट एक्ट 2014 को पढ़े होते, 2014 को पढ़े होते तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाता। जैसे हम लोग आंसर डी लिया इसका एनजेक का। अच्छे प्रश्न, क्वेश्चन 1 को मैं बहुत सलीखे का प्रश्न मानता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक एक करके थोड़े जल्दबाजी, थोड़े आसानी तरीके से आसानी से, बहुत ज़्यादा वो नहीं जाते हैं। इसके लिए आपको रेफरेंस अगर लेना है, मान लीजिए तो एनजेक एक्ट 2014 को पढ़ लीजिए। दूसरा मैं आपको इसमें दूंगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2015 का, ठीक है। तो एनजेक की जो जजमेंट है वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तीसरा है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जितनी भी ऑफिशियल साइट्स है उसका रेफरेंस हमने लिया है। चौथा है एम लक्ष्मीकांत को भी आप रिफर कर सकते हैं, या डीडी बसु। हमने 5 इसके अलग अलग सोर्सेज दे दिए हैं, ठीक है, जो हमारे कैबिन में हमेशा अवेलेबल रहेगा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द पर्सन इन द एंशिएंट इंडिया। ये बढ़िया क्वेश्चन था, हिंदी में बता दूं आपको। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सोर्स है हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी सच एज अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य। ये रेफरेंस है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट आंसर आता है हमारे पास बी, ठीक है। हम रेफरेंस चलते जाते हैं और बहुत सारे रेफरेंस मैं आपको दूंगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्लास 11 का क्वेश्चन वो उठा लीजिए, बुक आर.एस. शर्मा की। आर.एस. शर्मा में स्पष्ट लिखा हुआ है। और तीसरा जो बच्चे और भी जाना चाहते हैं तो लूसेंट भी जा सकते हैं, लूसेंट में भी इसका आंसर दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ मैं चलेया कमेटी को लेकर। तो चलेया कमेटी का जो टैक्सेशन रिपोर्ट है उसका आंसर डायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसी है। क्या तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा प्रश्न ये है, चलेया कमेटी की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र के सुधार के प्रयास किए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि बिगिनर क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चा अभी तैयारी करना शुरू भी किया है, चलेया कमेटी क्लियर है उसको। तो आप उसके लिए इंडियन की जो इंडियन टैक्सेशन पॉलिसीज है उसके आर्चिस को आप देख लीजिए, उसके रेफरेंस पे हम लोगों ने उसको आंसर डी लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 लाता हूँ। इसका आंसर कौन सा नंबर? डी आंसर, ये क्वेश्चन 3 का डी आना चाहिए। हाँ। फिर 4 में आते हैं हम लोग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए में से कौन सी बंगाली समाचार पत्र, ठीक है, रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। अब इसको आपने अगर आप थोड़ा सा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े होंगे ना, बेसिक पढ़े होंगे, या तमिलनाडु की क्लास 12 की बुक पढ़े होंगे जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और नहीं तो एनसीईआरटी की क्लास 2 पढ़े होंगे, क्लास 12, ठीक है। या एक हमने और रेफरेंस उठाते हैं, द टेक्स्ट बुक एंड द अकाउंट ऑफ द प्रेस फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। ये एक हमारी आर्टिकल्स आती है, इसके आधार पर देखेंगे ना तो ये इसका आंसर सीधा आता है अमृत बाजार पत्रिका, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं थोड़ा सा स्पीड ले आता हूँ क्योंकि बच्चों को भी आसानी हो। इसका पीडीएफ हम लोग योगेश्वरी के चैनल के माध्यम से आप तक प्रसारित करते हैं। हाँ। इससे और आसान, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जो है ठीक है, लिंक डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो है आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ के बताऊं उसको, आहार और बनास कल्चर वाज अ टेम्परेरी ऑफ विच कल्चर। इसका कुछ मत कीजिएगा, एक बुक आती है रेमंड एल्किन की, ठीक है, शायद यूपीएससी वाले बच्चे इसको बहुत आसानी से पढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं पढ़े होंगे तो लूसेंट पढ़े होंगे आप लोग, लूसेंट, और दोनों जगह पर इसको दिया है। तो हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द चारकोलिथिक पीरियड इन इंडिया का एक रेफरेंस उठाया है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पन कल्चर या हड़प्पा संस्कृति को लेकर इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 5 है उसका ऑप्शन ए को हम लोग बहुत एप्रोप्रिएट मान के चल रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में एक्चुअल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो कोई पद होता नहीं। हाँ। अभी बड़ा ये इसमें विवाद हो सकता है, अभी क्यों विवाद मैं कह रहा हूँ उसको सुनिएगा बात, ठीक है। अब मैंने जो रेफरेंस उठाया वो अलग चीज़ है, बट मैं इसका विवाद का कारण बता रहा हूँ।
जिस चीज की संवैधानिक दृष्टिकोण में कोई महत्ता ही नहीं है, उसको आप कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को महात्मा कह दिया, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो महात्मा गांधी के वाले महात्मा हो गए। हम किसी को बाबा कह देते हैं, तो बाबा तो अलग अलग नाम भी हो सकते हैं ना। एकदम एकदम एज इट इज उप प्रधानमंत्री है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अब उप प्रधानमंत्री का पद जो है पहली बार सृजित करने की बात, जो मतलब ओरल है, मतलब एक कहा सुनी की बात में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया और ऑफिशियली दिखाने की कोशिश किया गया था जनता दल में, ठीक है। अब दोनों में जैसे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों है हमारे पास, मोरारजी देसाई भी है, जगजीवन राम भी है, चौधरी चरण सिंह भी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक रामचंद्र गुहा की बुक है, उसका रेफरेंस उठाया है, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री टेक्स्ट सच एज इंडियन आफ्टर इंडिया आफ्टर द गांधी। उनकी बहुत चर्चित बुक है ये, बहुत चर्चित बुक है और खूब बात और बेस्ट सेलिंग बुक में भी आती है, हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1947 to 1950. He also held the portfolio of the Home Ministry and was the instrumental in the integration of the princely state into the Indian Union. ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसका आंसर CGPSC जो लेगा वो सर्वमान्य होगा, बट आपके दावा आपत्ति के लिए हम आपको सोर्स दे दिए हैं, जो बता दिया आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इसमें पूछा है, समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य कौन नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसके लिए आप द हिंदू का न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पे आता है और हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू में, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है, जिसमें रिसोर्स ऑफ द गवर्नमेंट कमिटी एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन डॉक्यूमेंटेशन करके एक PDF है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसमें तुषार मेहता को इसका सदस्य नहीं बनाया गया है हाई लेवल कमिटी में, और हाई लेवल कमिटीज ऑन द इंस्टॉलेशन इलेक्शन इंक्लूडेड द मेंबर लाइक DN गोपालस्वामी, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप एंड श्री NK सिंह, बट श्री तुषार मेहता बीइंग द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कमिटी। ये स्पष्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्पष्ट जो बता रहा हूँ इस चीज़ को, ये आपके 100% समझिएगा दावापत्ति और सोर्स का काम आएगा। तो क्वेश्चन 7 का आंसर आता है सीधे सीधे C। क्वेश्चन 8 आता है डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। वो इज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका रेफरेंस हम लोगों ने उठाया द हिंदू से, और ऑफिशियल साइट पे आप जा सकते हैं isical.ac.in, इस पे आप जाइए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि इसमें PC महालनोबिस को हम लोगों ने इनके फाउंडर के रूप में माना है, इंडियन स्टैटिस्टिकल आपके इंस्टीट्यूट। हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, ठीक है। तो ये आपको और आसान हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, सेट है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत की नहीं है? कौन सी नहीं है? हिमालय की चोटियों में नहीं है। तो इसका आंसर जो हम लोगों ने लिया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही वर्ड, ठीक है। तो आप इसको ना NCERT की 9th क्लास की बुक को आप रेफर कर लीजिए, है ना। अगर आपको ज़्यादा और इन टाइप जानना है तो हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, धौलागिरी का एक आंसर है, तो आंसर 20 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आपको और भी चाहिए कि और इसका स्टैंडर्ड हमको रेफरेंस चाहिए, तो एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है जिसे हम लोग बच्चों को, UPSC के बच्चों को मेरे यहाँ पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, वो है कि चेंगलांग की, ठीक है। अब ये बुक शायद CGPSC पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी 9th क्लास की NCERT आप पढ़ लीजिए, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है आंसर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कैच मेमोरी जिसे हम कहते हैं। अब कैच मेमोरी पढ़ने के लिए आप कक्षा 8वीं की NCERT उठा लीजिए है ना। मतलब मैं कहा ना कि आपको सारी चीज़ें आपको एक जगह पर संग्रहित। अच्छा, इस वीडियो के बाद क्या होगा ना कि 50 प्रकार की भ्रांतियाँ उठती रहती है। ये आंसर होगा कि वो आंसर, हम सारी चीज़ें इतनी प्रोवाइड करा देंगे ना कि आपको उसके बाद कुछ सोचने और बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। सही होगा, है ना। फिर उसके बाद फेसबुक सोशल मीडिया में चलने दीजिए, इसका आंसर वो है, इसका आंसर वो है, आप अपने आप को वहाँ से हटा दीजिए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा, इसकी और एक बुक है, डेविड ए पीटरसन की बुक है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और दूसरा है जॉन ए हैंसी की एक बुक है, हैंसी की बुक में भी ये स्पष्ट मेंशन है, और दोनों को आपकी CGPSC बिल्कुल कंसिडर करेगी, ये एकदम दावा है।
ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्पष्ट लिखा है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी हाँ, रचना है? और इसके लिए एक सबसे अच्छी बुक होती है नितिन सिंघानिया की, जो शायद हमारे यहाँ बच्चे सभी लोग पढ़े हैं हमारे क्लास से। और ये जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ हमारी क्लास में सारे लगभग क्लास प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। पूरी बातचीत हुई? हाँ, जितनी बातचीत कर रहे हैं वो हमारे बच्चे पुलिस के प्रिपेयर्ड है। और यूपीएससी के बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में है वो तक इस प्रश्न को मुझे लगता है आसानी के साथ बनाने की क्षमता रखते हैं हमारे यहाँ। हाँ। तो ये भरत मुनि का जो क्वेश्चन है, आप चाहें तो नितिन सिंघानिया को आप ले लीजिए, या दूसरा अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट साइट चाहिए तो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट का एंड हिस्ट्रिकल स्टडीज ऑन द इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट, ये जाइए आप नितिन सिंघानिया में, आपको स्पष्ट मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी, भरत मुनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा क्वेश्चन था और कंपेरिजन वाले क्वेश्चन थे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा भाग सर्वाधिक हुआ है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई दूसरा रेफरेंस न लेकर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाइए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा क्रूड एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, वो इसका आंसर एकदम। हाँ, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। अब इसके बाद 13वें प्रश्न पे आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत जल्दी मैं आप तक पहुंचा पाऊँ इस पूरे डिस्कशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया प्रजातियों की अधिकतम विविधताएं कहाँ पाई जाती हैं। हिंदी में इंग्लिश में देखिए तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इज फाउंड 8। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन बुक है एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक उठाइए, पतली सी पुस्तक है, वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रीजन। अब मुझे लगता है आजकल के तो बच्चे जो एनसीईआरटी में सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, जो या आईसीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, और हो सकता है हमारे सीजीबीएसई में पढ़ रहे हो, ये 8वीं के बच्चे इसको बना लेंगे एकदम। हाँ, वो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन में से। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अवशिष्ट विषय क्या है। इनमें से अवशिष्ट मतलब होता है रेसिडरी आपके सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में मेरे अनुसार से ये आना चाहिए, आंसर में सी आना चाहिए, 14 का सी एग्जैक्टली। ठीक है। तो 14 के सी में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप जो है आर्टिकल 248 को आप रिफ़र करिए, और नहीं तो लक्ष्मीकांत की बुक को आप रिफ़र करिए, जो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 248, उसमें तीनों चीज़ें आपकी लिखी हुई है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और बाकी चीज़ें जो उन्होंने कही है वो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वो आप डायरेक्ट उसको ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित। अच्छा क्वेश्चन है। कनिका सिवाच सिवाच SIWACH अच्छा प्रश्न है और मज़ेदार है मुझे मेरे अनुसार से। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो इसके लिए आप कोई भी स्टेट रिलेटेड या सेंट्रल रिलेटेड कोई भी आप करेंट अफेयर की बुक पढ़ते होंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हॉकी में एक बहुत बड़ा नाम आया है, किसको लेकर, कनिका सिवाच को लेकर। ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें कि एक प्रोमिनेंट इंडियन प्लेयर के रूप में अगर हम किसी का नाम आज ले रहे हैं तो कनिका उनमें से एक है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अब वो है लिच्छवियों की का नाती, ऐसा एक शब्द है। ठीक है। लिच्छवी दौहित्र, ये शब्द का संदर्भित किसमें किया है, कौन से व्यक्ति ने किया है। तो कुछ मत करिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है मेरे अनुसार से, और एनसीईआरटी 12वीं का है ये, और इसके लिए RS शर्मा बहुत स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है। और हमारे क्लासरूम में भी ये आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो 16 का जो आंसर होगा चंद्रगुप्त वर्ण। ठीक है। इसके बाद कोई विवादित अगर चीज़ें आएंगी तो आप बताइए, अगर हम बिल्कुल उसका निराकरण करेंगे आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन था। अच्छा प्रश्न था, राजकोषीय घाटे को लेकर है, और सरकार को राजकोषीय घाटे पर लगातार बात कर रही है। जहाँ 8 के आसपास पहुँच गया था वो धीरे धीरे कम हो रही है। FRBM के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुँचे नहीं है। ठीक है। तो मैं कहा इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे 22-23 या 23-24 या 24-25 बजट के अलावा डायरेक्ट है 4.9%, मतलब आंसर ए। ठीक है। 18 में आते आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्ति जीवनधारी का समूह कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान होगा आपको। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर इज नोन अस। ठीक है। फैमिली, स्पीसीज, जीनस एंड द ऑर्डर, मतलब हिंदी में कहूँ कुल, जाति, वंश और गण। आप नॉर्मल भी जानोगे ना तो आप स्पष्ट लगा दो स्पीसीज से जातियाँ। ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो, जैसे हम कहते हैं ना, एक जगह पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं, सांप ही हैं, मगर सांप के कितने प्रकार, तो सब सांपी जाति में आते हैं, हम सब मानुष जाति में आते हैं। एकदम सब अलग है, रंग, रूप,
कद काठी, भाषा, बोली, सोच, विचार सब अलग है, तो जाति तो एक ही स्पेसिस है हम भी। एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप उठाना चाहे तो स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमी रेफरेंस है, क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 19 में आते हैं, भारतीय मामलों के मंत्रालय का, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन कब किया गया? ठीक है, जनजातीय मामलों में मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ, ऑफिशियल साइड जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको आंसर सी आपको स्पष्ट दिख जाएगा, मतलब 1999। वैसे ही हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, देखो आपको मतलब बहुत हार्ड सवाल नहीं है। हाँ, इंडियन जीएस सुनने पर आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा है। मैं जब छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो आपको खाली उसमें आपको लगेगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ को आप तब इसलिए कीजिए भाई साहब कि बाहर के बच्चे कम से कम कम आए, वो आसान कर दोगे, वो टाइम पास कर दोगे तो आप मान के चलिए भाषा बढ़ा दीजिए भले, मगर सिलेबस मिलाकर, तो कम से कम बाहरी बच्चे जो हैं, बाहर राज्य के बच्चे, वो कम से कम घुसेंगे नहीं। एकदम एक तो ऐसे भी हमारे बच्चे बाहर घुस नहीं पा रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में भी बाहर के बच्चे घुसेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, मरनेगा तो नहीं जाएंगे। हाँ, यदि छत्तीसगढ़ जीएस यदि इतना आसान हो गया तो बाहर के बच्चों को, बाहर के बच्चों को देखो क्या होगा, एक ऐसा एक हाइपरबोला बनेगा। आपको बताऊं 2005-2008 में देखिए आप, 2011 देखिए आप, कितने बच्चे बाहर के हैं, हमारे बच्चे कितने बाहर में एग्जाम निकाल पा रहे हैं। तो थोड़ा सोचना होगा इसको। हम इंडियन को कुछ भी करें मैटर नहीं करता, इंडियन आसान कर दो भले आप, पर छत्तीसगढ़ को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी बाहर का बच्चा है। क्योंकि अब अगर ये मार्केट चले गया कि छत्तीसगढ़ में 15 दिन पढ़ लो निकल जाती है ये एग्जाम, तो इंडियन जीएस तो आपसे बेहतर करके बैठे ना वो। अब फिर मेंस में क्या 4 महीने का समय रट देगा वो अच्छे से। ठीक है, तो चलो उस पर तो अपन कभी और विचार करेंगे। एकदम एकदम। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, चेतन शरीर की आत्मा है किसने कहा था? ठीक है, मुझे लगता है कि फिलॉसफी इग्नू की बुक आती है, बहुत सुंदर सी बुक है इग्नू की, चरवाक स्कूल करके उनकी बुक है, तो आप चरवाक, उनकी बुक का नाम ही चरवाक बुक है, तो इसका आंसर होगा बी, डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो CGPSC का बहुत पसंदीदा प्रश्न है, वो हर बार ग्रीन हाउस गैस पूछेगा ही पूछेगा। अब वो हमेशा पूछता ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हो गए ना जो घर में बैठे हैं थे, बस वो हर बार उठा के डालना है, चेहरा जो बस थोड़ा चेंज कर देना है। ठीक है, अब इस प्रश्न में मुझे लगता है कि कोई बच्चे ऐसा नहीं होगा जो गलत किया हो, अब गलत किए होंगे तो थोड़ा विचार नहीं है फिर। ठीक है तो आप इसके लिए NCERT उठा लो, शंकर IAS साहब की, शंकर सर थे, उनकी एक अच्छी बुक आती है शंकर IAS की गवर्नमेंट की, उठा लो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर डी। ठीक है, अब आते हैं 22 पे। हम लोग 22 में लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। M लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 200 पर, और वो शायद मुझे लगता है सभी बच्चों ने बनाए होंगे, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। हिस्ट्री, पॉल साइंस की बात करें, पॉल साइंस में तो ये स्थिति है कि शायद मुझे लगता है एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो प्रीतेश सर ने पढ़ाया हो और ना आया हो, जो हमेशा डर रहता है पॉलिटी कैसे बनेगा, है ना। तो गर्व है मेरे को अपनी टीम पर कि उन लोगों ने पढ़ाया है और पूरी चीज़ें आई हैं। ठीक है चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमको कहता है कि जगत गुरु की उपाधि किसको प्रदान की गई है? तो जगत गुरु में ना आप एक काम करो, लुसेंट में ना 64 पेज नंबर 64 उठाइए आप। अब पेज नंबर 64 में पहले लिख दिया है हीर विजयपुरी, ये ऑप्शन में बी में होना चाहिए, हाँ ऑप्शन बी में है, वो डायरेक्ट है। अब आपको दूसरा अगर आपको और ज़्यादा स्टैंडर्ड चाहिए तो ना अबुल फजल की एक बुक है, ठीक है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ द अकबर रिलीजन एंड ट्रेडिशन इंक्लूडिंग द अकबरनामा, है ना। अब इससे बड़ा तो कोई बुक हो नहीं सकता। ठीक है, अबुल फजल अपने आप में एक प्रोमिनेंट इतिहासकार, और मैं उनको साहित्य के क्षेत्र में अगर बड़ा पुरधा कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो उनकी बुक में आपको स्पष्ट दिख जाएगा। तो ये अच्छा, दूसरा ऑप्शन तो बताया ना, सेट पर 64 नंबर पेज खोल लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, न्याय दर्शन का ज्ञान का पर्याय है। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज इसका जो आंसर होना चाहिए कॉग्निशन एंड द एप्रीहेंशन, मतलब बुद्धि और उपलब्धि दोनों होगा। कई जगह पर कुछ बच्चों के डाउट बुद्धि पर लिखता है, मगर बुद्धि और उपलब्धि दोनों न्याय दर्शन के ज्ञान को पर्याय करता है। ठीक है, और इसके लिए आपको कौन सा रेफरेंस उठाना पड़ेगा? तो इग्नू में इंडियन फिलोसफी टेक्स्ट एंड द न्याय सूत्रास करके एक बुक है, आप उसको दिखाइए, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है इन न्याय फिलोसफी नॉलेज इज सिनोनिम्स विद बोथ कॉग्निशन एंड द एप्रीहेंशन, न्याय फोकस ऑन द लॉजिक एंड द एनालिसिस हाउ वैलिड नॉलेज इज ऑब्टेन्ड। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं इसको आंसर सी लूँगा, ना कि ए।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन हमारे क्लासरूम में हुआ है, इस लेवल के क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद वो कोई बच्चा ये सोचता है कि पेपर नहीं बन रहा है तो फिर विचार नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं और ये बहुत समान से हृदय और आत्मा का संबंध पूछा है ना। तो मुझे हृदय और आत्मा हाँ का एक क्वेश्चन है, भारतीय किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और एवं आत्मा कहा जाता है। ये जब आप पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट यही होता है प्रेमबल के साथ में अनुच्छेद 32 को लेकर, तो नया कुछ नहीं है इसमें। और इसमें कहाँ से उठाना है तो मुझे लगता है कि आप पटवारी और उससे नीचे की भी तैयारी करते होंगे ना, हाँ। वो भी इस क्वेश्चन को आपको पहले ही दिन में पढ़ाया जाएगा, तो ये चर्चा का विषय नहीं है मेरे लिए। अच्छा, इसका आंसर भी बता दीजिए लेकिन। आंसर 32, हाँ आर्टिकल 32A, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को लेकर। अच्छा क्वेश्चन है, भील, जारवा, मुंडा और गद्दी की बात कही है कि कौन सी जाति कौन क्षेत्र में रहती है। भील, जारवा, मुंडा और गद्दी, है ना, ये 4 जनजाति और उनको 4 राज्य दे दिए हैं कि हाँ। 4 राज्य कहाँ कहाँ पर है। अब ये जारवा इतने बार सुन चुके ना बच्चे जो हैं, वो बिना देखे ना रात को भी पूछेगा जारवा तो बोलेंगे अंडमान निकोबार, स्थिति ठीक है। आप जारवा आइलैंड लेके बैठे हो आप वहाँ पर और आप बोलते हो मुंडा कौन नहीं जानता। भगवान बिरसा मुंडा का नाम आज भारत नहीं पूरा दुनिया मार रहे हैं उनको, तो उनको झारखंड नहीं लगाओगे तो कहाँ हम लोग युगांडा तो नहीं लगाएंगे उनको, ठीक है। अच्छा है, चलो ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए, ठीक है। भील राजस्थान है, ठीक है। मीना और भील तो वहाँ पर हमेशा चर्चा का विषय रहती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा मेरे अनुसार से। 3, 4, 1 और 2, ठीक है। अब आपको कौन सा बुक उठाना चाहिए जिसमें आप, इसमें भी अगर आपको डाउट है तो ऑफिशियल रिपोर्ट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की, वहाँ चल जाइए। और मेरी पसंदीदा बुक है इसमें इंडिया पीपल एंड फिलॉसफी या इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, खुल्लर साहब की पुस्तक है, DR खुल्लर की, जो मैं रिफ़र करता हूँ। उस पर मैंने इस पर आंसर सही माना 26 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 स्पष्ट रूप से कहता है आपको कि जस्ट मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, बाईस 23 तक हो गए हैं सारी चीज़ें हमारी, 26 तक हो गया है, 27 हमारे बाकी हैं, ठीक है। एंजिंग भी हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया। अब देखिए 27 पर एक प्रश्न आया था, आई थिंक भारतीय जनगणना को लेकर, ठीक है। 27, हाँ ये क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, तो मुझे लगता है कि इसको आपको, ये सेंसस का प्रश्न है, सेंसस के प्रश्नों को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब असली क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर, ठीक है। 28 में अगर हम देखें, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लियोपार्ड या चीता जिसे हम कहते हैं, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। 12वीं की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है चीता का नाम आपको, NCERT बायोलॉजी की पुस्तक में, या IUCN की रेड लिस्ट डेटा हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें स्पष्ट है आपका B, वो है पैंथेरा पार्डस, ठीक है। तो आंसर इसका कहीं पर होगा B होगा, तो B इसका मेरे अनुसार से एकदम परफेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है। 29 में ये पूछा गया है कि इन इंडिया क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इज हाउ मेनी कैटेगराइज्ड, मतलब हिंदी में अगर बताऊं, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, जैसे कहते हैं ना सिटी ए है ना, क्लास A सिटी, क्लास B सिटी, क्लास C सिटी, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। तो ये पूछा गया कितने प्रकार से होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी ABCD 4 ही है हमारे, ठीक है। तो 4 आपको कैटेगराइज किया गया है, मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। मैं आपको बताने के लिए बता दूं, टायर 1 में उसको रखिए जो मेट्रोपोलियन है, 10 लाख से ऊपर अर्बनाइजेशन पे। टायर 2 वो होती है जिसमें सिटीज विद सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, मतलब लगभग वो अर्बनाइजेशन की ओर है पूरा, ठीक है। टायर 3 में होता है स्मॉलर टाउन्स, जैसे स्मॉलर टाउन्स में हम जैसे दुर्ग की बात कर लें हम, और बाकी जगहों, ये स्मॉलर टाउन आपके टाउन में वो टायर 3 होते हैं। और टायर 4 वो होता है जो बहुत छोटे आपके टाउन, जैसे आरंग है एग्जाम्पल, तो ये टायर 4 में आते हैं, रूरल एरियाज में जो शहरें होती हैं। अब इसके लिए क्या उठाना है आपको, तो सेंसस ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन का एक टाइटल दिया हुआ है, वहां से हमने उठाया है, इसका आंसर B होगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1857 की क्रांति में 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इसमें क्योंकि एक नाम तो हमेशा आप सुनते हैं, नाना साहब का नाम सुनते हैं, मगर एक बेगम भी थी जो भाग कर गई थी हमारे यहाँ,
वो इस बार अच्छा, अब उन्होंने बेगम बेगम 2 जगह ला दिया है और 3 जगह ले आया है। बेगम जीनत महल, हजरत महल और बेगम हजरत महल को 2 बार किया है नाना साहब और फिरोज साहब के साथ। अब देखिए इसको एलिमिनेट करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, नाना साहब ऑप्शन सी में नहीं है, हटा दो, ठीक है। बेगम हजरत महल तो रहेगी, ठीक है। तो जहाँ नाना साहब और बेगम हजरत महल है, ठीक है, वहाँ पे इसको पकड़ लो। अब देखिए बेगम हजरत महल और नाना साहब मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लगाइए कौन सा, डी। वही बेगम हजरत महल की बात करें जो याद रखेंगे लखनऊ में अपने विकसित पुत्र के लिए अपने राजा बनने की गोद प्रथा की प्रथा का विरोध कर रही थी और उसके तहत उन्होंने 1857 की लड़ाई की थी। तो ये क्वेश्चन जो है आप बिपिन चंद्र की बुक पढ़ें या हमारे क्लासरूम में लिखे हैं, बहुत शानदार तरीके से कैलिब्रेट किया है हम लोगों ने, ठीक है। या तो आप चाहें तो अब क्लासरूम के आके तो पढ़ नहीं सकते दोबारा, उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है बिपिन चंद्र की, इंडिया स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि क्या लिखा हुआ है, वो भी बताने का मुझे लगता समय नहीं है। ठीक है आगे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, वो है 31। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी द काउसेज ऑफ संस्कार मीन इंप्रेशन इज, ये हिंदी में कहूँ बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है। इसको कुछ मत करिए आप जो है एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर करके एक आपकी आर्टिकल आती है, कोई भी आर्टिकल आती है, ठीक है, उसको उठाइए आपको सीधे सीधे एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा अविद्या, ऑप्शन सी में दिखेगा इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस या अविद्या आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। रेफरेंस के लिए अगर आप चाहें तो रेफरेंस के लिए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड द टीचिंग ऑफ द पट्टिटिया, ठीक है, समूपदा, ये आप पढ़ लीजिए, आपको इसमें 2 लाइन में लिखा है, ठीक है। और समसरा करके एक आर्टिकल है, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत वैलिड होगा वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 32 आई थिंक है ना, ठीक। अब 32 में खेलों से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी अपने आप में अच्छा है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि 32 को अगर देखें तो इन्होंने एशियन गेम पर बात कही है, ठीक है, बंदी, तो उसमें मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, करेंट का है, करेंट पेपर नहीं करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट का आपस में मिलन डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। हम सीधे आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पीएम आशा को लेकर। हाँ। थोड़ा स्पीड करते हैं, हाँ, जो जरूरी है उस पर बात करते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चों को विवाद हो सकता है। पीएम आशा भी बेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपने देखा होगा पीएम साहब के पीआईबी के नोट्स में लगातार आ रहे थे किसानों के लिए, तो 35 का जो मैं आंसर लेता हूँ वो सी लूँगा, ज़्यादा आसान रहेगा फार्मर्स, ठीक है। अब आते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36 पर। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है और बार बार देवराय द्वितीय को लेकर क्वेश्चन उठ रहा था, तो इसमें क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं उसको, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ द विजयनगर रूलर देवराज टू एज अ पर्शियन एम्बेसडर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन के लिए आप ना कुछ मत करिए, लुसेंट का जीके उठाइए, विजयनगर साम्राज्य जाइए, डायरेक्ट दिखेगा। अब मान लीजिए आपको लिखाना है एनसीईआरटी, तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक एंड द रिकॉर्ड ऑफ द मिडाइवल ट्रैवलर्स आप उठा लीजिए, इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 36 का आंसर हमने लिया है डी। 37 पे आते हैं, ठीक है, वह है गंधार शैली का है। गंधार शैली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। ग्रीक आर्ट का फॉर्म है गंधार शैली, उसको हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं, और वह है ग्रीन प्लांट इन द इको सिस्टम आर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन प्लांट अभी सुना होगा आप, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में विषय में रह रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी उठा लीजिए आप, उसमें स्पष्ट दिया है ग्रीन प्लांट इज इको सिस्टम आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दे फॉर्म द बेस ऑफ फूड चेन सपोर्टिंग ऑल द ट्रॉपिक लेवल्स। अब इसमें पहला ही पॉइंट कह दिया प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर यही तो था, प्राइमरी प्रोड्यूसर की कंज्यूमर है ना, बाकी तो द्वितीयक कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हमने लिया है ए, एकदम स्टैटिक फॉर्म में अगर देखें तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है। 39 में बहुत असच कुछ है नहीं, बट ये क्योंकि अनुच्छेद 75 का मामला है, इमरजेंसी है, तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा का विषय रहता है हमारे लिए। तो इसमें आप लक्ष्मीकांत के आर्टिकल 75 को पढ़िए, या नहीं तो आप क्या कीजिए, इमरजेंसी के कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, नहीं होता है तो राजनारायण केस को पढ़ लीजिए, नहीं होता है तो आप आर्टिकल अमेंडमेंट 42वां और 44वां को आप पढ़ लीजिए, सवर्ण सिंह कमेटी पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको 42वें अमेंडमेंट को पढ़ लीजिए, 44वां को पढ़ लीजिए, जो पढ़ना पढ़ लीजिए।
उसमें डायरेक्ट आपको आंसर आएगा 75(5) में इसका प्रावधान दिया गया है। मतलब कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये स्पष्ट लिखा है आपको 75(5) में, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक मिट्टी कैफे बहुत चर्चा में था, आपने सुना होगा आपने, मिट्टी कैफे, MITTI मिट्टी कैफे, हाँ मिट्टी है ना। हमारे यहाँ भी एक आया था, वैसे ही याद होगा, मिलेट कैफे आया था, मिलेट कैफे आया है ना। वो अभी अलग बात है कि वो अभी अंतिम सांसें गिर रहा है, ठीक है। तो मिट्टी कैफे की बात करते हैं। और मिट्टी कैफे को आप 23 नवंबर 2023 में, बहुत पुराना है ये, अभी का नहीं है ना। हमारे आर्टिकल में है, द हिंदू के आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है। उसमें ये मिट्टी कैफे का हमने जिक्र किया था, ठीक है। मैं कब कर रहा हूँ, 23 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। अब उसमें ये स्पष्ट है, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ लीजिए, ये बेसिकली आंसर सी होगा। आंसर सी का मतलब ये है कि दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण ये प्रसिद्ध हुआ था, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली। एक्चुअली इसमें भी थोड़ा एक विचार आ रहा है जो इसमें हुआ है, जो क्या नाम है, हिंदी इंग्लिश, इसमें थोड़ा सा एक बार विवाद हो सकता है, अभी देखिएगा, ठीक है। ये अगर इसमें देखें तो इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मैनेज बाई द डिफरेंटली एबल या डिसेबल नहीं कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, पर्सन, ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये प्रतिबंधित लिख गया है। अब प्रतिबंधित शब्द जो है बहुत गलत है, इसका ये 40वां क्वेश्चन डिलीट करना का विचार होना चाहिए। कारण क्या बता रहा हूँ, प्रबंधित, अच्छा प्रतिबंधित लिखे, प्रबंधित है, ओके ठीक है, ओके सॉरी, 40 सही रहेगा। मतलब दिव्यांगों के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। मैं माफी चाहूँगा, पढ़ने में इसको प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा था हमारे यहाँ, प्रबंधित है, वो प्रतिबंधित दिख रहा था मुझे, वो प्रबंधित है, एकदम सही है। आंसर सी इसका सही होगा। 41 आते हैं, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दीजिए, क्या दिया गया है। अब ये यूनियन बजट 2023-24 के डॉक्यूमेंट को उठाइए आप, अब आपने स्पष्ट रूप से देखना है, वो सप्तऋषि की बात कही गई है। अब बहुत चर्चा में था सप्तऋषि, जब बजट आया था तब। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे इस चर्चा करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको उसको पढ़ना है तो यूनियन बजट पढ़ लीजिए ना, या तो फिर हमारे आर्टिकल पढ़ एकदम जो हम डेली बेसिस पे निकालते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। और एक सुना हुआ अन्न दर्पण योजना, ये बहुत परियोजना आई है, चर्चा में है, और ये बहुत शानदार प्रश्न में से एक मानता हूँ। ये प्रश्न जो है ना, यूपीएससी के तर्ज पे कहीं ना कहीं हमको हिट किया है, ठीक है। मतलब ये छुआ है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल को भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का आर्टिकल चले जाइए, आपको स्पष्ट इसमें दिख जाएगा। हमने इसका आंसर लिया है बी, ओनली बी एंड सी अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। थोड़े से जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो जो अभी मेरे पास जो इसका आंसर मैंने जो निकाला है, उसमें ए गलत निकाला है मैंने, और डी को गलत माना है, बी और सी को सही माना है। तो ये शानदार क्वेश्चन में से, इस पूरे प्रश्न में सबसे सुंदर प्रश्न में से एक मानता हूँ इसको। अब आते हैं 43वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से मध्य भूभाग की जनजाति नहीं है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कादर कोई ना, हमारे यहाँ जनजाति नहीं है, ठीक है। कादर कोई जनजाति नहीं है। कादर खान का नाम सुने, कादर जनजाति नहीं है। बाकी बैगा, मुरिया, खड़िया हम देखे हैं। अब ये लोग लिखते वक्त थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, खारिया नहीं है, खड़िया है। अब खारिया में कोई बच्चा इसको अगर लगा दिया तो फिर ये गड़बड़ होगा, तो आप लोग चेक कर लिया करें, खड़िया है कि खारिया है, खारिया कहाँ है। तो बच्चे को बोलेगा ना कादर है ना खारिया है, और हमारे हिंदी को मानते हो आप लोग, ठीक है। तो एक विवाद यहाँ 43 में पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते 44वें क्वेश्चन पर, जैन दर्शन के अनुसार तत्व क्या है, ठीक है। डायरेक्ट है भाई, इसमें कोई ऐसा, जैन दर्शन के अनुसार, हाँ, जैन दर्शन के अनुसार से तत्व क्या है। तत्व मतलब रियलिटी, ठीक है। अब रियलिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसको, अगर आप देखना है तो जैन स्क्रिप्चर इग्नू का नोट्स है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैं चारों को इसमें एलिब्रेट कर दिया हूँ क्या क्या है। इसका आंसर सीधे बताता हूँ मैं आपको, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। मतलब उत्पत्ति, क्षय और नित्यता, ठीक है। ये तीनों आंसर मैं इसको ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, बाकी आगे देखेंगे, विचार होगा तो इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, कौन से युग्म अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग पेशेंटली इसको पढ़िए, ये अगर आप सुन लेंगे ना वीडियो को, तो आप, मैं यकीनन कह रहा हूँ कि आप ना मॉडल आंसर आने के पहले और आने के बाद भी आपको ना किसी प्रकार की दुविधा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों में सबसे बड़ी दुविधा होती है, योगेश जी बताऊँ, कि जब तक मॉडल आंसर नहीं आया तब तक परेशान होते हैं, क्योंकि क्या है ना, बहुत अलग अलग महानुभाव निकल जाएंगे जो अलग अलग
उत्तर बिना तथ्यों के देंगे, बिना सोर्स के, ठीक है। अब उससे क्या होता है, बच्चे ना बेचारे दिग्भ्रमित होते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कहे, आप दिल्ली देखे नहीं है, अब आपको कोई कहे कि दिल्ली में चांदनी चौक जो है वो मथुरा रोड में है, तो आप मथुरा चल जाएंगे, ठीक है। कोई कह देता है कि मान लीजिए नोएडा सेक्टर में, तो नोएडा सेक्टर चल जाए। वही स्थिति हमारे बच्चों की होती है। अब आप एक आगे ऑथेंटिक हो गूगल मैप थोड़ा सा, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे 100% हम ऑथेंटिक हैं, बट हम कम से कम वो नहीं है कि ये चीज़ें आप बता दें, तो कम से कम 95% चांसेस है कि आपका सही होगा। और सोर्स हमने दे दिए तो आप सोर्स लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी फिजिक्स के 12वीं का बुक उठाइए, उसके प्रश्न में डायरेक्ट आ जाएगा। आंसर बी लिया है हमने, कॉपर एंड आपका क्या नाम है, Cu2+ NGD हमने लिया है, बी आंसर, ठीक है। अब 46वें प्रश्न में आते हैं। पॉलिटिकल शानदार क्वेश्चन में से एक है कि मंत्री परिसर में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये झारखंड के विवाद के बाद आया था, जब झारखंड में कोलाइड गवर्नमेंट बनी थी, तब आर्टिकल छपाया था ऐसे ही, 2003 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कि रांची की सड़कों में एम्बुलेंस तथा मंत्रियों के जो वो है सायरन है वो बजते हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम जितने मिनिस्टर वो थे, एमएलए सब मंत्री बन गए थे। तब केंद्र ने, याद रखेंगे, इस पर एक विचार किया और विचार करने के बाद 91 अमेंडमेंट किया और कहा कि 15% से ऊपर आपके यहाँ मंत्री नहीं है। जैसे हमारे 90 सीट है तो हमारे 13.5 मंत्री बन सकते हैं। अब 13.5 आधा तो काट के बैठाएंगे नहीं किसी को, तो 13 मंत्री बनाते हैं और रात को, तो ऐसे ही अमेंडमेंट आया था 91 में, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे बच्चों के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 47 की ओर, ठीक है। 47 में क्वेश्चन है वो है आपका 96th एकेडमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, ठीक है। तो ओपेनहाइमर डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक अभी शायद बच्चों ने करंट की शायद सभी पुस्तकों में पढ़ा होगा इसको। ओपेनहाइमर हमने चर्चा भी की थी करंट में अपने यहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी, आपके 47 का। 48 में हम देखते हैं देवनी मोरी स्तूप, ये बहुत चर्चा में था देवनी मोरी की कुछ दिन पहले ही, ठीक है। अभी आर्कियोलॉजी का साइट गुजरात का जो आया तो उसमें कई चर्चाएं हुई थी। इन चर्चाओं में याद रखेंगे गुजरात इसका आंसर होगा। और इसके बाद 2 ही प्रश्न और बचे हैं हमारे इंडियन जीएस के। फिर सीजीएस को मैं हार्डली 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट करूँ, हाँ, ठीक है। 49वां प्रश्न ये पूछता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया है और इसकी संख्या बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। तो ये चर्चा का विषय तो था जो बनाया गया है, तो आंसर इसका सी होगा, 20 लाख रुपए। और लास्ट में क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द हाइएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द ईयर 2023-24। कौन सा राज्य लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट मिनरल रिपोर्ट हम जब इसको रिफर किए और हमने जब क्लास में पढ़ाया तो उड़ीसा को उसमें प्रथम दिया। तो 50 के जो 50 प्रश्न जो आपके दिमाग में थे, किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे आपके सामने पूरे तथ्यों के माध्यम से, मैं योगेश जी के माध्यम से अब तक पहुँचा दूँ, ठीक है। सोर्स के माध्यम हाँ, से ये आपको सारे कंटेंट योगेश जी के सारे चैनल में, आई मीन जितने भी इनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद ठीक है, सो ही आपके लिए हमेशा की तरह, ठीक है। तो ये हो गई बात इंडियन जीएस की। अब मैं छत्तीसगढ़ जो चर्चा का विषय वही बताऊंगा, हाँ, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था हमारे यहाँ, खलहाटी बोली किसमें, तो पश्चिमी बोली है, चर्चा का विषय नहीं। हमारे यहाँ जैसे 93 भाषा बोली हम लोग बोलते हैं आज, 162 तो हमारी भाषा बोली टोटल, उसमें खलटाही की बात कही है, खलटाही, तो खलटाही हमारी पश्चिमी सीमांत की भाषा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चों से बनेगा, ठीक। अब 52 नंबर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा बना लेगा इसको, ठीक है। 52 का ए आएगा, सेट ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। छत्तीसगढ़ मित्र की बात कही है, ठीक है। हमारे पत्रकारिता के पुरोधा है माधवराव सप्रे जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र की स्थापना की थी, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रहा कि छत्तीसगढ़ को आप जब सुनेंगे ना तो आप इसको एज अ इंटरटेन देखेंगे। जितना अच्छा आपको इंडियन जीएस लगा वैसा आपको फील नहीं आएगा। 54 में उन्होंने पूछा है, पंचायत राज चल रहा है, और उन्होंने पूछा आर्टिकल 243 ए, बी और सी। शायद मुझे लगता है ना कि कोई भी बच्चा इसको बना देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने मैं बता रहा हूँ सब क्लास में लिखे, इससे कहीं अंदर के पढ़े लोग, ये तो बहुत उनके लिए बेसिक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा ए, बी, सी पूछा, कौन संदर्भित नहीं है, कौन सही है पूछा है ना, ठीक है। तो कौन सही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका सी, पंचायती की संरचना, ठीक है। 55 में पूछा है गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, मतलब कभी गोदना प्रिय, कभी गोदना मेकर, कुछ नया पूछ लो,
कभी करेजा चानी पूछ लो, कभी 3 रेखाएं पूछ लो, कभी बिंदु पूछ लो, कभी भुंजिया का गोदना पूछ लो। बहुत खूबसूरत है गोदना, अपने आप में PhD का विषय है ये खाली प्री और मेकिंग में मर गए हैं लोग, ठीक है। तो बहेगा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। 56 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में, भोजली त्यौहार में छोटी छोटी टुकड़ियाँ में अनाज किस तिथि में बोया जाता है। देखो भोजली त्यौहार कब मनाया था नहीं पूछा, बोया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, इसमें भादव पक्ष की प्रतिपदा लगा करेंगे, भैया उस दिन हम लोग विसर्जित करते हैं, अहो देवी गंगे लहर तुरंगा के नाम पर। बोते कब है, पंचमी को या नवमी, 2 ही दिन होता है हमारे यहाँ, पंचमी या नवमी। नवमी अच्छा नहीं है ऑप्शन में, तो पंचमी हो गया। अब बाकी कुंवार और चैत्र तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। अब ये 56 का आगे C। 57 में देखें, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात पूछी है, तो गढ़ तो हम पहले दिन में रटवाते हैं, ठीक है। 18 गढ़ ऊपर 18 गढ़ नीचे, तो सेमरिया गढ़ होता है हमारे यहाँ, चित्रू पहाड़ वृंदावन कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ये सब दूसरे राज्य का मामला है। सेमरिया गढ़ होता है, रतनपुर राज्य के अंतर्गत में था, तो 57 का भी आ जाता है। उसके बाद आता है 58, स्टैंड अप इंडिया में कौन शामिल है। ऐसे आग बंद करके भी लगाओगे तो आ जाएगा ST SC और दिव्यांग और महिलाएं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें, ठीक है। 58 का D, ठीक है। 59 में आते हैं, 20 तरिया में कंचन थारी, अच्छा क्वेश्चन है ना। अब ये अच्छा क्वेश्चन इसके लिए जिसकी छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। अब 20 तरिया में कंचन थारी, अब थारी के बराबर तो हमको लोटस का लीफ ही दिखता है, लोटस मतलब क्या, पूरे ही पत्ता, पूरा ही पत्ता है ना। हम लोग के लिए बहुत आसान है ये, है ना, हम लोग गाँव देहात के लोग हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो और शायद मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में तैयारी करने वाला हर एक बच्चा, आज 90% ज़्यादा बच्चा हमारे गाँव देहात का ही बच्चा होता है अधिकारी जो है। तो 59 में भी D आंसर आएगा। 60 में उन्होंने डायरेक्ट पूछा एक, अच्छा देखो सरकार अभी समाधान योजना ला रही है लगातार, और समाधान में आपने देखा होगा पुलिस विभाग समाधान चिल्ला रही है। अब देखो घुमाओ तो ऐसा घुमाओ कि 2 ठो कम से कम फंसे। भाई साहब ने क्या किया, अगर 1 ठो पकड़े आप, समाधान किसका है, पुलिस का, तो 1 का 3 किस में आएगा, तो डायरेक्ट आएगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे आपको फार्मर्स, CG क्या लिखा है, MMTB, CGPURC, क्या भगवान जाने, छोड़ो, डायरेक्ट आपके पहले से आया। अच्छा फार्मर्स किसके लिए होगा, स्कूल के लिए तो होगा नहीं, किसानिज के लिए होगा, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं 60 में। 60 में आया C, ठीक है। 61 में लाते हैं हम लोग, खनिज न्यास का अधिसूचित कब किया गया, शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है नोटिफाइड और दूसरा एक आपके कमेंट्स, और मतलब एक होता है कि एक अधिसूचित करना और एक होता है इसको लागू करना। अधिसूचित किया गया था 12 जनवरी और कमेंट किया गया था 22 दिसंबर को। अब हमको पूछा है एक्चुअल में आपका नोटिफाइड की बात कही है, हमको कमेंट्स नहीं पूछा, नोटिफाइड पूछा है, तो इसका आंसर होगा A 12 जनवरी 2015। इसमें फंसेंगे बच्चे, क्योंकि दिसंबर भी है और आपका जनवरी भी है। अब 62 में चलते हैं, बेरिल खनिज कहाँ मिला है, तो अभी CG माइनिंग हमारे नोट्स में जितने मैं कह रहा हूँ सारे नोट्स में, ठीक है। बेरिल खनिज की बात करते हो, CG माइनिंग ऑफिशियल साइट पे जाइए, और नहीं जाना है तो पिछली बार बनखेत पूछा था किसी एग्जाम में, तो बनखेत किस लिए फेमस है, किला बनखेत, वो बाला छापर करके जगह है, अभी सुना होगा आपने, है ना, CM साहब के गृहग्राम के आसपास ही पूरा फैला हुआ है ये। तो ये जसपुर में हमारा बेरिल आपका फ्यूल मतलब खनिज जो है दिख रहा है, ठीक है। तो 62 का C होगा। 63 में हम जाते हैं, कौन सी पशु से संबंधित कौन सा त्यौहार है, तो भैया सोहराई तो हम लोग जन्मजात मनाते हैं, है ना, तो इसका आंसर सोहराई होगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि विच कंटेंट इज मोस्टली यूज्ड इन द शीशल क्राफ्ट, शानदार क्वेश्चन था। शीशल क्राफ्ट अभी बहुत सुना होगा आपने, क्या क्या क्या, शीशल है ना, SHISL। अभी शीशल एक्चुअली ना हालांकि पुराना हो गया थोड़ा, पुजारी गुड़ा करके एक जगदलपुर में जगह है, पुजारी गुड़ा में ना ये चर्चा का विषय आया था, जब उस समय के तत्कालीन मंत्री आई थिंक गुरु रुद्र जी वहाँ पर दौरे पर थे और उन्होंने वहाँ पे एक केंद्र की स्थापना की। तो वहाँ से ना अलग अलग समझिएगा कि जैसे वो बैग हो गया, टोकरी हो गई, हम लोग एक फाइबर से बनाते हैं, और फाइबर बनाते हैं पौधे से, और शीशल जो हमने नाम दिया, शीशल खुद पौधा है, और इसमें ऑप्शन दिया है किस सामग्री से बनाई जाती है, तो भाई पेड़ से बनाई जाती है, तो पेड़ में पौधा ही आएगा, पौधे से पेड़ बनेगा वो, है ना, लौकी कौड़ी और मिट्टी तो नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका हुआ पौधा, ठीक है। एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है। अब वो क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या है। भाई फिर बताया आपको, हम लोग बच्चों को ऐसे याद कराते थे, कोड में ही याद करते, SSS RTD PFF AEA PKJS पढ़ लेते हैं, तो उनको J का आंसर डायरेक्ट आ जाता है, वो है पंचायतों के लेखांकन संपरीक्षा, ठीक है। तो ये एक आंसर और डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग, जो विचारनी और है, ठीक है।
जो नए नए क्वेश्चन है मैं उस पर चर्चा करते जाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा इस पर हम लोग इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है। जो काम के हैं उस पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। 1933 में महात्मा जी जो है, महात्मा गांधी जी जो हैं 1933 में आए थे हमारे 22 नवंबर के आसपास, ठीक है, 22 से लेकर 28 के बीच में थे। तो दुर्ग में उन्होंने पूछा, दुर्ग में जब दौरा किया था तो किन के घर में रुके थे। मेरा सोर्स कहता है कि बैथड स्कूल करके है वहाँ पर, जो आजकल का आत्मानंद स्कूल बन गया है इस दुर्ग में, गांधी जी वहाँ रुके थे। मगर मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में बैथड स्कूल है नहीं, तो कान को उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ के लोग घनश्याम सिंह गुप्त लेंगे, मगर चाहो तो उसमें विवाद का विषय बन सकता है। तो बैथड स्कूल मेरे नज़र में है, ठीक है, मेरा सोर्स और मैंने जो इसको पढ़ा है उसके अनुसार से। तो डाउटफुल क्वेश्चन में मानता हूँ कि उसको क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, नेक AA+ एक यूनिवर्सिटीज़ को दिया है। हालांकि अप्रैल 2024 में स्थिति आई थी जब जीजीयू मतलब गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को हम लोगों ने नेक A++ में शामिल किया था, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो सब बच्चे बना लिए होंगे। अब 68 में पूछा है कि जो मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु क्या था, स्लोगन क्या था, ज्ञान था, है ना, वो सब जानते हैं। चौधरी जी जब आदरणीय वित्त मंत्री जी जब अपनी भाषण शुरुआत करते ज्ञान से करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि चर्चा और विषय हम लोग रखें, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर नए नए क्वेश्चन थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया गया। अरे भाई 1972 में स्थापित की घोषणा हो चुकी है। हम लोग लगभग 4.95 लाख MTPA हर साल का एक वो इसका प्रोडक्शन रखे हैं, यूरिया प्रोडक्शन का, वो कोरबा में कई साल से बैठा हुआ है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा है 94 क्वेश्चन नंबर 94 में, मैं अभी रैंडम जा रहा हूँ, ठीक है, बच्चे अपने अनुसार समझ जाएंगे इस क्वेश्चन, एकदम ठीक है, कि पंचायती राज निगम अधिनियम जो 2024 लाया गया अध्यादेश, भी देखा होगा आपने, पंचायती राज मंत्री ने इस पर काफ़ी चीज़ पर चेंजेस किए इस बार। जैसे मेयर इस बार डायरेक्ट खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, OBC को 50% आरक्षण मिला, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा कौन कौन सी धाराओं में संशोधन किया गया था, 9, 11, 24 और 17। मेरा मानना है उपरोक्त सभी, क्योंकि 9 में देखें तो मेयर के सीट से संबंध चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल सही है। 11 में रिजर्वेशन चेंज हुआ है, 25 से 50% हुआ है OBC का। 17 में अगर हम बात करें तो रिकॉल की प्रक्रिया फिर से आई है, 1/3 पार्षद उसमें करेंगे, 50% लोग वोट देंगे तो मेयर अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। और धारा 17 भी ये जनरल डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। ये चारों अमेंडमेंट इस बार हुए हैं, तो मेरा आंसर मेरे अनुसार से D इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। खैर बाकी अब देखते हैं। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास नोट्स में अब मेरे यहाँ कभी भी आकर सवाल क्या है कि महानदी बेसिन में सबसे मतलब मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म क्षेत्र कौन, जांजगीर चांपा, है ना, शायद वो तो बहुत कॉमन है। और भी पूछा गया है सवाल, हाँ जी, ठीक है। उसका पूछा है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीतांजलि लिखी थी, और गीतांजलि का उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में एक महिला साहित्यकार ने इसको अनुवाद किया था, और उसको नाम दिया था भाखा के अंजोर। बहुत अच्छा एक चर्चा में आया था, क्लास नोट्स में मैंने लिखाया था, है ना। तो इसमें सविता पाठक जी हैं, इन्होंने इसको अभी चेंज किया, ट्रांसलेट किया, और ये चर्चा का विषय था। कभी आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। और धान का झुलसा रूप तो बता ही दिया था मैं आपको, फफूंद है एक प्रकार से, जो इस CGS का कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है। एक पूछा है सानक सरना की बात, एक उराव टोला का एक जगह है डीपाढी में, उराव टोला, उराव का क्षेत्र है वो, वहाँ पर सामत सरना अभी डीपाढी में बहुत चर्चा का विषय बना। और अभी का क्वेश्चन नहीं है योगेश जी, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नयापन नहीं है इस क्वेश्चन में। शिकार देवी, मैं आज भी कहता हूँ शिकार देवी का आंसर भतरा ही लिया जाएगा। आप तमाम प्रकार के अलग अलग सोर्स लगा दीजिए, परंतु इसका आंसर इनडायरेक्टली डायरेक्टली जैसा मिलेगा सोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी तो हम अपने क्लासरूम को दे सकते हैं, जो क्लासरूम में नोट्स हम दिखाते हैं, और इसके अगर आपको चाहिए तो मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, या एंथ्रोपो के कुछ आर्टिकल्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। 70 में D हम लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक बहुत शानदार क्वेश्चन, अभी जनवरी में एक घोषणा हुई, एक रिजल्ट अभी नया चर्चा में आया था, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है, ठीक है। तो ये अभी अभी आया, हम प्रथम स्थान पर हैं, गर्व का विषय है। तो इसको लगता है हर एक बच्चे ने
मेंशन किया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद इसको रोकूंगा, ठीक है। उस पर हम फिर बात करेंगे ओवरऑल इसका पेपर का एनालिसिस कैसा रहा। इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास पर रखा गया था। देखिए, रविशंकर शुक्ल जी की जो धर्मपत्नी थी, ठीक है, भवानी देवी, उनका हम कहीं जिक्र नहीं करते। ठाकुर प्यारेलाल जी के भी धर्मपत्नी का हम कहीं पर जिक्र नहीं किया आज तक। बैरिस्टर छेदीलाल जी का भी नहीं हुआ। सर्वाधिक जो चर्चा का विषय हुआ ना, वो बैरिस्टर छेदीलाल जी का हुआ, उनके माता के रूप में भी, जो हमारी महान स्वतंत्रता संग्राम की एक कड़ी रही है हमारे यहाँ, केतकी बाई, ये नाम बहुत सुना होगा आपने। और उनकी बहू थी, मतलब आपके खूबचंद बघेल जी की पत्नी थी, ठीक है, राजकुंवर देवी। अब ये कहानी थोड़ी सी चर्चा में इसलिए विवादित मानता हूँ। देखो, एक घटना थी एक्चुअली 5 फरवरी 1932 की, ये जब सविना अवज्ञा आंदोलन चल रहा था द्वितीय फेज पर, जब हम लोग आर्ट डिटेक्टर और अलग अलग महिला संगठन कार्यकर्ताओं की जब नियुक्ति की थी, उस दौरान पर क्या था कि रायपुर में कीका भाई की दुकान थी, उस पर ना ये लोग सबके सब धरना दे रहे थे। ऐसे धरना के दौरान पर याद रखेंगे इन सबको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जब देखा गया कि क्योंकि खूबचंद बघेल बहुत पढ़े लिखे और मतलब समझिएगा छत्तीसगढ़ के नायाब हीरे हैं और उस समय से ही थे, ठीक है, तब उनको छोड़ दिया गया। तो उनकी माता ने याद रखेंगे वहाँ पर अनशन शुरू कर दिए थे, तो उनकी माता 6 महीने रही, परंतु ये कहीं प्रमाणित नहीं है कि नागपुर में खूबचंद बघेल जी की पत्नी भी रही, मतलब उनकी अपनी सास के साथ इनकी ये भी रही। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, पंक्ति तोड़ो आंदोलन के बाद भी एक विवाद का विषय आता है, पंक्ति तोड़ो आंदोलन के बाद, परंतु अभी ना इस पर अगर मेरा ऐसा मानना है कि आंसर तो खूबचंद बघेल ले रहता है, वो तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, ABCD और दूसरा लेने की कोई बात ही नहीं, बी ही लेना है। परंतु बी के साथ अगर थोड़ा और चेंज करूँ ना इसमें, तो ये प्रमाणित कर पाना बहुत कठिन होगा कि 6 महीने के लिए नागपुर की जेल में थी, तो एक विचार का विषय है। इसका एक क्वेश्चन है कि कोरबा में जो सेकेंड फेज बना है NTPC का, वो कौन से देश से बना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 11 जनवरी सन 1943 के द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, 40 पेज की रिपोर्ट, 48 पेज की रिपोर्ट है। उसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है वर्ल्ड बैंक ने सहायता की है, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। महानदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी कौन सी, एक शानदार क्वेश्चन है। देखो, दाहिनी तटवर्ती मतलब लेफ्ट और राइट, जब आपको ट्रेवलेटर्स पूछे तो ध्यान सुनना, जो नदी बहकर दक्षिण की ओर आती है, समझना बात को, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ऐसे आ रही है, मतलब ये अगर मैप बनाए तो मैप में ये पूछा है महानदी की दक्षिणी तटवर्ती पूछा है, ठीक है। अब इब कहाँ से आती है, ऊपर से आती है, मान आती है ऊपर से आती है, ठीक है। और क्वेश्चन है दाहिनी पूछा है, ठीक है। दाहिनी का मतलब राइट की बात करें तो राइट डायरेक्शन में कौन बहती है, तो एक है शिवनाथ और दूसरा है हमारे यहाँ देखी जाए तो तेल। देखो, तेल आती है ऐसे लेफ्ट से आती है, डायरेक्शन लेफ्ट हो जाता है, और शिवनाथ का राइट हो जाता है। तो जब भी ये बच्चे अधिकतर लोग इस पर कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि कई लोग क्या लगा दिए हैं, जो राइट में है वो राइट दहिना मुहाना कहलाए, नहीं, वैसा नहीं कहलाता। जो ऐसे डायरेक्शन जो होता है उसको दहिना बोलते हैं। तो इसका आंसर बेटा आप लोग शिवनाथ ही लीजिएगा, ठीक है, और उसके अलावा सारा हम प्रूफ दे देंगे आप शिवनाथ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और वो है मिट्टी के pH वैल्यू। मैं नहीं जाऊँगा इस पर, ठीक है। माँ बमलेश्वरी देवी, इसका आंसर बस याद रखना भाठा, ठीक है। माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के साथ किया गया है। 1860 बार हो गया होगा, 1760 बार हो गया इस प्रश्न को घूमते घूमते। जब हम लोग सुना होगा श्रीयंत्र लगाने की बात कही, बहुत बड़ा पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे थे, और प्रज्ञागिरी को हम जोड़ के लगभग 43.33 करोड़ रुपए का बजट लेकर हम लोग प्रसाद स्कीम लाए थे यहाँ, और प्रसाद स्कीम डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो बना ही ले रहा कोई बच्चा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया है वही कि शादी में कौन सा ऐसे मोर पहनते तो किसका बनता है। अब मेरे यहाँ तो आज तक छिंद का कप बनाते होंगे, अब आप लोग क्या सोना चांदी बनाते होंगे तो नहीं पता भाई, ठीक है। आपके यहाँ भी छिंद का ही बनाते होंगे, छिंद का ही बनाते हैं ना, क्योंकि पिछले बार उन्होंने ऐसे कई अलग अलग ले लिए थे आंसर, है ना। उन्होंने तो हमारे मानसून को, ठीक है, दक्षिण पूर्व मानसून बना दिया था, दक्षिण पश्चिम को, ठीक है। तो ऐसे विवाद ना करें इस बार। शिकार देवी मैंने बात कही, और इसके बाद और कुछ विवादित जैसे विषय है, तो जो प्रश्न है उसमें भी बात कर लेता हूँ। शीशल मैंने आपको शायद बता दिया था, शीशल को लेकर, ठीक है। हाँ, तो ये भोजली को लेकर बता दिया। लगभग मान के चलिए हमने सारे प्रश्न पर अपने डिस्कशन रख दिए, सारे एविडेंस के साथ, ठीक है। तो ये प्रश्न अब आपको सुनने में कैसा लग रहा था, इंडियन जीएस जब आप सुन रहे थे और छत्तीसगढ़ जीएस सुन रहे थे, दोनों में क्या अंतर लगा।
छत्तीसगढ़ जीएस में सुन रहा था तो बहुत आसान लग रहा था छत्तीसगढ़ जीएस। प्रश्न ऐसे लग रहे सुने सुने लग रहे हैं। हाँ सुने सुने, मतलब जो बातें हमने पहले की है कुछ लग रहा था कि वही रिलेटेड चीजें हैं। ठीक जी, और कोई ऐसा प्रश्न जो बच्चों तक पहुंचा आपको क्या लगता है ये जो आज जो परीक्षा हुई है सीजीपीएससी की परीक्षा जो हुई है, बच्चों के लिए कितना आसान होगा ये परीक्षा जो है? देखो अभी बच्चे तो प्रथम अवस्था में ना खुश ज़रूर होंगे सभी बच्चे, बट जो रियल एस्पिरेंट है ना वो थोड़े दुखी है। मैंने कहा ना, जब मेरी 35-40 बच्चों से अपनी बात होती 40 बच्चों से, तो वो जैसा एक्सपेक्ट करके बैठे थे वो उस तरह पे नहीं उतरे पेपर। तो उनका ये था कि सर टफ आता है ना, कट ऑफ कम जाता है। अब कट ऑफ कम जाने से हम क्या है ना बहुत सेफ साइड जाते हैं, और जब पेपर आसान होता है तो कई बार तुक्केबाजी काम आता है। जैसे पिछली बार कई ऐसे हुए कि मेरे कुछ बच्चे 1-1 2 नंबर से रुके थे। अब मेरे लिए बहुत दुख का बात है कि जब मैं पढ़ाऊँ और वो बच्चे से रिजल्ट ना मिले उन लोगों का, तो उनसे दुख तो मुझे होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टफ रहता तो हमारे लिए बहुत और अच्छा रिजल्ट आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ रिजल्ट के लिए हम आश्वस्त हैं। उन 35-40 में अच्छा खासा हमको रिजल्ट मिल रहा है ना। उन लोगों ने मतलब जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वो आंसर उन्होंने फटाफट डिस्कस में पता चल गया, तो सब ग्रुप कॉल में थे तो तुरंत आ गया चीज़ें। खैर पेपर को अगर देखें तो 125 मैंने कट ऑफ बताया मिनिमम रहेगा, एनी हाउ रहेगा 125 एटलीस्ट। ठीक है, और क्योंकि मैंने इसका बाइफर्केशन बताया मैं आपको कि जैसे इस बार पॉलिटी से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको इस पर रिपीट एक बार कर देता हूँ फिर से। हिस्ट्री से फिलोसफी का जोड़कर 14, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 4, सर्वे को जोड़कर, ठीक है, करंट अफेयर से 5, इन्वायरमेंट और बाकी मिशननेस से 5, जनरल साइंस से 3, ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट और मिशननेस को जोड़कर 8 से 9। इंडिया छत्तीसगढ़ में वैसी बात करें, छत्तीसगढ़ में जो मेरा मानना है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में हिस्ट्री में एक ही प्रश्न बहुत कठिन है, एक प्रश्न मॉडरेट है और 6 प्रश्न आसान है। वैसे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में एक प्रश्न बहुत कठिन है, 2 प्रश्न मॉडरेट हैं और लगभग 6 प्रश्न बहुत आसान है। मैं एकदम बाइफरकेट करके बता देता हूँ, और इसी के बेस पर ही मैं कट ऑफ को बहुत कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की कहें तो एक क्वेश्चन बहुत टफ है आर्ट एंड कल्चर में, दूसरा है 2 क्वेश्चन मॉडरेट और टफ के श्रेणी में देता हूँ, और टोटल 7 क्वेश्चन जो है अन्य 6 से 7 क्वेश्चन वो आसान की श्रेणी में देता हूँ। छत्तीसगढ़ के इकॉनमी में एक भी प्रश्न टफ के लायक नहीं है, ये हमारे नज़रिए में है। एक प्रश्न मॉडरेट है और 3 प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, पंचायती राज की बात करें, 2 प्रश्न बहुत टफ हैं, 1 प्रश्न मॉडरेट है और 2 प्रश्न बहुत सतही लेवल के हैं। करेंट अफेयर की बात करें, करेंट अफेयर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं दिखता है मुझे छत्तीसगढ़ से लेकर जो टफ कहे जा सकते हैं। करेंट अफेयर के सातों प्रश्न जो है बहुत आसान स्तर के हैं। अब आते हैं भाषा मिशननेस की पार्ट में। भाषा से भी जो क्वेश्चन पूछा है और जो छत्तीसगढ़ी में अपना पकड़ थोड़ा बहुत रखते हैं, लगभग 7 क्वेश्चन भाषा और मिशननेस पार्ट में हैं जो 7 आसान है, और 2 मिशननेस पार्ट जो है भाषा और मिशननेस से 2 क्वेश्चन 82 और 83 सेट नंबर 1 का वो टफ है। तो इस तरीके से हम बांटे हैं 36, 7 और 7 के, 36 आसान। ठीक है, और इंडियन जीएस में देखें तो 26 से लेकर 30 आसान मेरे मानने में। मैं 26 भी लेके चलता हूँ तो लगभग 60 क्वेश्चन बहुत आसान है, तो 120 यहाँ से मुझे डायरेक्ट मार्क्स दिख रहे हैं, और 120 जाएगा नहीं, थोड़ा ऊपर ही जाएगा। हम 5 नंबर बढ़ा के चलते हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर अगर बढ़ाते हैं तो इसलिए मैं 125 के आसपास ले जा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी हम लोग कटअप का हमारा नज़रिया कैसे होता है कि जितने आसान प्रश्न है ना उनको एक साइड रख दो, और जितने आसान प्रश्न के नंबर आ रहे हैं ना उससे नीचे तो नहीं आएगा, ये मान के चलते हैं। और मॉडरेट में जितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में 14 नंबर होते हैं, उसका हम आधा करते हैं, आधा मतलब उसका 50% कर देते हैं, तो 7 नंबर आता है। ठीक है, और उसमें भी मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट से ऊपर भी थे। ठीक है, मैं आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन को ले जाना ही नहीं चाहता इसमें। ठीक है सर, मेरा ये भी सवाल था कि जैसे अभी प्री के एग्ज़ाम हो गया, अब जो मेंस के एग्ज़ाम होने हैं सर, वो कितने तारीख तक, कितने मेंस जो होगा जून के अंतिम सप्ताह में इस बार आयोजित किया जाएगा। 4 महीने एम्पल समय मिल रहे हैं इन बच्चों को, और 4 महीने में फिर कह रहा हूँ मेंस इस बार जो कट ऑफ आया है, समझना बात को, मेंस का प्रीलिम्स मत जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ प्रीलिम्स 135 जा रहा है कट ऑफ, अब मेंस का आप देखेंगे ना तो आपको 690 में अच्छे पद मिल जा रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा, पहले 700 में 750 में इंटरव्यू कॉलिंग नहीं थी, अब पद मिल रहे हैं आपको। 750 लाया तो अब टॉपर हो इस बार। कितने पद मिल रहे हैं इस बार? 690 मार्क्स जो लाए हैं इस बार उनको भी पद मिला है। हाँ, मतलब मैं इंटरव्यू के छोड़कर बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू के जोड़कर नहीं बता रहा हूँ। हाँ। पहले 750 में इंटरव्यू कॉलिंग नहीं थी। ओके। मेंस बहुत टफ हो गया। आप मानेंगे पेपर नंबर 7
पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 5 में बच्चे 80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो विचार करना। प्री जब इतना आसान है तो मेंस इससे जो है कई गुना इसका एक टफ बहुत बड़ा कारण कुछ बच्चे पता है ना कि आसान होने के चक्कर में क्या होता है, तुक्केबाजी के चक्कर में कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे वो छट जाते हैं ना, अगर वो नहीं छटते ना तो और मजे आ जाते हैं चीज़ें। और उसके बाद इंटरव्यू जो है वो कब होगा? इंटरव्यू मान के चलिए जैसे इस बार हुआ था हमारे नवंबर के आसपास, ठीक है, अक्टूबर में शेड्यूल था और फिर उसके बाद नवंबर में आयोजित किया गया, अक्टूबर से शुरुआत करके नवंबर तक। इस बार तो बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, इसलिए थोड़ा लेट लतीफ़ी हो गया, अदरवाइज नवंबर तक तो रिजल्ट आ जाना है, दिसंबर तक रिजल्ट आ दिसंबर तक ज्वाइनिंग आने जानी है। आज जो बच्चे 28 तारीख को निकाले थे नवंबर में, आज बहुत सारे बच्चे अपने अपनी जगह पर पदस्थ हो गए, किसी का डीबी हो गया है, ठीक है, तो खुशी होती है ना। आप तो थे ही उसके प्रत्यक्षदर्शी जो है ना, तो उन सब बच्चे अब धीरे धीरे अपने ज्वाइनिंग नवंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा जी। ठीक है, तो पूरी बातचीत कंप्लीट हो गई। मुझे लगता है कि लगभग बातें हम लोगों ने अपने स्तर पर रख दिया है। कट ऑफ को जो था वो भी हमने बता दिया, पेपर कैसा था वो भी बता दिया, क्या इसके जो पीडीएफ है, इसके जो सवाल वगैरह हैं जो हम बातचीत किया उसको हम पीडीएफ को हाँ पीडीएफ भी दे देंगे, हम डाल लेंगे, अलग अलग पोस्टर्स के माध्यम से बच्चों को मिल जाएंगे। हाँ, पोस्टर के माध्यम जिससे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ना विभिन्न सोर्सों के पीछे भागिए, ऑथेंटिक सोर्स आपके पास मिल गया है ना, इस वीडियो को देखने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गई, और हम सोर्स तो दे ही देंगे। इसके बाद अगर कुछ लगता है तो ऑफिशियल नंबर योगेश जी का भी है, मेरा भी है, हाँ, ठीक है, इसका ऑफिशियल नंबर में आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि मैं कॉल बैक करूँगा जरूर। अगर डायरेक्ट मैं बात नहीं कर पाया तो मैं कॉल बैक जरूर करूँगा, ठीक है। चलिए, आपके मेंस की शुभकामनाएं हम देते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेहतरी के लिए, बच्चों के बेहतरी के लिए एक ऐसे सेशन रखे जो काफ़ी ज़रूरी थी। ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप जरूर बताइएगा, और आपके मन में भी कोई सवाल हो, आपको लगते हो कि मुरली मनोहर सर से कोई सवाल करने बच गया हूँ मेरे द्वारा, तो सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ताकि जब दूसरी बार हमारी बातचीत हो तो वो सवाल हम उस इंटरव्यू में शामिल कर लें। ये पूरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।